दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लूफी ने यहाँ पे अपने जोरदार अटैक से किजारू को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लूफी की गियर 5 की लिमिट रीच हो जाती है तो वो यहाँ पे शांत हो जाता है। पर हमारे साथियों की मुसीबत बढ़ाने के लिए यहाँ पे सैटर्न खुद एग हेड आइलैंड में आ जाता है, जिसको देख के सभी लोग शौक में आ जाते हैं। लेकिन बोनी काफी गुस्से में आ जाती है और वो सीधा वहीं पे पड़ी एक कटाना को उठा के सीधा सैटर्न के ऊपर जाके हमला कर देती है। दोस्तों सैटर्न पे हमला करके बोनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसी वजह से सभी नेवी ऑफिसर्स अब उसको पकड़ने के लिए आगे आते हैं और वेगापंक बोनी को तुरंत वहां से हटने के लिए बोलता है। जिसके बाद यहाँ पे सैटर्न अपनी आंखों से एक काफी पावरफुल ऑरा रिलीज करके बोनी को अपने से दूर करके उसको वापस से कस के पकड़ लेता है। ये देख के सांजी उसको बचाने के लिए आता है, लेकिन उसी पावरफुल एनर्जी से सैटर्न यहाँ सांजी को भी दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो अपनी छाती में गुपी हुई उस कटाना को बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि दोस्तों सैटर्न का जो घाव है वो वापस से हील होने लगा है, जिसको देख के हमारे सभी साथी काफी शौक में आ जाते हैं। वहाँ पे मौजूद नेवी ऑफिसर्स हमारे साथियों को पकड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन सैटर्न सभी को पीछे हटने के लिए बोलता है क्योंकि अब हमारे साथियों के पास यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। सैटर्न की नजर यहाँ पे घायल पड़े हुए किजारू पे जाती है, जो कि उससे उठने के लिए बोलता है, लेकिन किजारू उसको बोलता है कि भाई अभी तो मैं कुछ देर तक नहीं हिल सकता। जिसके बाद सैटर्न की नजर यहाँ पे लूफी पे जाती है और वो यहाँ पे अपने पैरों पे मौजूद नुकीले नाखून से उस पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड टाइम पे यहाँ पे फ्रैंकी लूफी को बचा लेता है और बोलता है कि उसका कैप्टन अब इतना बड़ा फिगर बन चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी भी अब उसके पीछे पड़ चुकी है। और इस बात पे सैटर्न अग्री करता है और बोलता है कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका एग हेड में लूफी और बोनी से सामना होगा। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि इस पूरे आइलैंड को मरीन्स ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो वो लोग यहाँ से भाग तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो यहाँ से उनको भागते हुए देखना चाहता है। जिसके बाद सैटर्न की नजर यहाँ पे वेगापंक की तरफ जाती है और वो उससे बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वेगापंक कि तूने हम लोगों को धोखा दिया है, लेकिन फिर भी तेरे अभी तक नेवी को दिए हुए सभी कंट्रीब्यूशन के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसके आगे अब तेरा जीना संभव नहीं है। मैं तो बस यही चाहूंगा कि तुम सभी लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी मौत मरो। जिसके बाद सैटर्न यहाँ पे बोनी को काफी कस के पकड़ लेता है, जिससे उसकी चीखें निकलने लगती हैं। सांजी यहाँ पे बोनी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सैटर्न के ऑरा की वजह से यहाँ पे हमारे कोई भी साथी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते और हमको ये पता चलता है कि ये उसके डेविल फ्रूट की पावर हो सकती है। बोनी यहाँ पे सैटर्न की तरफ काफी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि तूने आखिर मेरे पिता को क्यों मारा। जिसपे सैटर्न बताता है कि कुमा तो पैदा ही गुलाम बनने के लिए हुआ था, क्योंकि उसके पूर्वज जो कि बुकरनेर रेस से आते थे, उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ काफी बुरा क्राइम किया था, जिस वजह से उसकी पूरी ही रेस को नष्ट कर दिया गया और कुमा उस बुकरनेर ट्राइब का आखिरी वंशज बचा था। इस वजह से उसका मरना भी निश्चित था। जिसके बाद सैटर्न यहाँ पे बोनी को ऊपर की तरफ उठा लेता है और सभी नेवी ऑफिसर्स को उसके सर पे निशाना लगाने के लिए बोलता है। ये देख के हमारे सभी साथी उसको तुरंत रुकने के लिए बोलते हैं और इसी बीच बोनी यहाँ पे अपने पिता की मेमोरीज को याद करते हुए एक फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे उसको कुमा की कही हुई एक बात याद आती है कि वो भी सन गॉड नीका की तरह सभी की मदद करना चाहता है। जिसपे बोनी उससे पूछती है कि क्या पापा नीका हमको भी आजाद करने आएंगे। कुमा उसको हाँ बोलता है और दोस्तों यहीं से हमारी कुमा की बैक स्टोरी स्टार्ट होती है। दोस्तों 47 इयर्स पहले सोरबेट किंगडम में क्लैब, जो कि बुकरनेर रेस से बिलोंग करता था, उसका और उसकी ह्यूमन वाइफ का एक बेबी होता है, जिसका नाम वो लोग कुमा रखते हैं। और दोस्तों कुमा के जन्म होने के बाद क्लैब यहाँ पे डॉक्टर से विनती करता है कि वो उसके बुकरनेर ब्लड की जानकारी किसी को भी ना दे, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसका पता चल जाता है। जिसके बाद वो कुमा और उसके पेरेंट्स को पकड़ के मैरिजवा में ले जाते हैं। यहाँ पे आके कुमा और उसके पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, जहाँ पे कुमा का मालिक उसको काफी ज्यादा टॉर्चर करता था और उससे काफी ज्यादा काम भी कराया करता था। लेकिन शाम को जब वो अपने पापा से मिलता था तो वो उसको बताता था कि उसका मालिक बहुत ही अच्छा है और वो उसको ज्यादा टॉर्चर भी नहीं करता है। दोस्तों कुछ दिन बाद यहाँ पे कुमा का पिता उससे बताता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और ये सुनने के बाद कुमा काफी ज्यादा अंदर से टूट जाता है और रोने लगता है। लेकिन उसका पिता उसको शांत करा के उसको हिम्मत रखने के लिए बोलता है और उसको बताता है कि बेटा एक दिन सन
सन गॉड नीका आएंगे और हम सब की यहाँ पे रक्षा करेंगे। जिसके बाद वो कुमा के सामने नीका की रिदम पे डांस करने लगता है, लेकिन इससे वहीं पे मौजूद एक सेलेस्टियल ड्रैगन काफी इरिटेट हो जाता है और वो सीधा अपनी बंदूक निकाल के कुमा के सामने उसके पिता की हत्या कर देता है। दोस्तों कुछ सालों बाद वेस्ट ब्लू में वर्ल्ड गवर्नमेंट एक नेटिव हंटिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराती है, जो कि हर 3 साल में आयोजित किया जाता है और इस टूर्नामेंट में उस पर्टिकुलर आइलैंड की पूरी पॉपुलेशन का सफाया किया जाता है। और इस बार का टूर्नामेंट गॉड वैली में हो रहा था, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलिएटेड नहीं था और इस आइलैंड का नाम जो गॉड वैली था वो सेलेस्टियल ड्रैगन को उतना पसंद भी नहीं था, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि गॉड नाम सिर्फ उनके साथ ही एसोसिएट हो सकता है। इस वजह से उनको गॉड वैली उतना ज्यादा पसंद भी नहीं था। साथ ही साथ दोस्तों इस टूर्नामेंट का मेन गोल यहाँ पे कुछ स्लेव्स को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा के उनको मारना होता है। साथ ही साथ इस आइलैंड की जितनी भी रिसोर्सेस हैं उनको गवर्नमेंट के नाम पे कैप्चर करना भी होता है। और जब इस चीज का पता गॉड वैली के किंग को चलता है तो वो यहाँ पे इसका विरोध करने के लिए आगे आता है, लेकिन दोस्तों इसके पहले कि वो अपनी बात पूरी तरीके से रख पाता, हम देखते हैं कि एक यंग फिगरलैंड गार्लिंग आके उसको वहीं पे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कुमा अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ से अपने केज की रॉड को बेंड करके उससे बाहर निकल के भाग जाता है। जिसके बाद वहीं पे कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स ये देख के शॉक में आ जाते हैं कि एक बच्चा यहाँ पे आके प्रिजन को ब्रेक करके भाग के कैसे जा सकता है। कुछ ही देर बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कुमा को बाकी के ही स्लेव्स लोगों ने ही पकड़ लिया है, जो उसको भागने से यहाँ पे रोक रहे हैं, क्योंकि अगर कुमा यहाँ से भाग गया तो वो उनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिन पे कुमा बोलता है कि भाई तुम लोगों को मेरे को मारना है तो अभी ही मार दो, क्योंकि अगर मैं वापस गया तो वो लोग मेरे को वैसे भी मार ही देंगे। दोस्तों हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में सैटर्न भी मौजूद होता है, जिसके पास एक गवर्नमेंट एजेंट आके बोलता है कि सर जी जो स्लेव का बच्चा यहाँ से भागा था उसको कैप्चर कर लिया गया है। और हम लोग देखते हैं कि कुमा को पकड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि उसके जैसे ही स्लेव हैं, जो कि अब उसको पकड़ के सैटर्न के पास लेके जा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे हम लोग एक यंग इवांका और उसके साथ गिनी को देखते हैं, जो यहाँ सभी से बोलता है कि भाई मैंने तो सुना है कि बुकानेर लोगों के अंदर जायंट्स का ब्लड होता है, जिसको सुन के वहाँ पे सभी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। और फिर इवांका यहाँ पे सभी को बोलता है कि क्या तुम लोग जीना चाहते हो, जिसपे कुमा हाँ बोलता है। और फिर इवांका बताता है कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो सभी लोग यहाँ से बच के जा सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि कंपटीशन शुरू होने के 1 घंटे पहले ही यहाँ पे कुछ सेलेस्टियल ड्रैगन लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और हमको पता चलता है कि इस टूर्नामेंट के चैंपियंस के लिए कुछ स्पेशल रिवॉर्ड सेट है, जिसके लिए यहाँ पे हमारे गॉड नाइट्स भी तैयार हो जाते हैं। वहीं नेवी के हेडक्वार्टर पे कोंग, जो कि उस टाइम पे मरीन्स का फ्लीट एडमिरल हुआ करता था, वो गार्प को कांटेक्ट करके बोलता है कि भाई तू गॉड वैली चले जा, क्योंकि वहाँ पे रॉक्स पायरेट्स कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन गार्प उसको इग्नोर करता है और उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं होती। लेकिन जब उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पे रॉजर भी आने वाला है तो वो यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अभी भी दोस्तों सोचने वाली बात यह थी कि इस टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन दुनिया में बाहर आखिर किसने लीक की। दोस्तों हम देखते हैं कि ये मौत का खेल यहाँ पे शुरू हो चुका है और इसमें एक एक करके सभी सिविलियंस को सेलेस्टियल ड्रैगन मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ इवांका सभी लोगों को इकट्ठा करके बोलता है कि भाई अगर हम लोग को भागना है तो अभी हम लोग को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है कि भाई हमको भागना क्यों है, हमको तो सिर्फ यहाँ पे 3 हफ्ते बच के एक जगह छुप के रहना है और कंपटीशन खत्म होने के बाद हम लोग जिंदा बच जाएंगे। लेकिन इवांका उसको बताता है कि तू पागल आगल है क्या बे, इसके पहले जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उनमें कोई भी सर्वाइवल नहीं बचा है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का मेन ही मकसद ये रहता है उस आइलैंड की सारी पॉपुलेशन को मार के खत्म करना, ताकि गवर्नमेंट उस आइलैंड की रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ ये जो फालतू के वादे गवर्नमेंट करती है कि एंड में 3 हफ्ते बाद सबको छोड़ देंगे, वो सब लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको लोगों को मारने में मजा आए। दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में सबसे आगे इस वक्त फिगरलैंड गार्लिंग चल रहा है, जिसके पास 1 लाख पॉइंट हो चुके हैं। हम देखते हैं कि इवांका यहाँ पे एक फिशमैन की मदद से अपनी हथकड़ियों को तोड़ लेता है। साथ ही साथ गिनी सभी को बताती है कि इस टूर्नामेंट के प्राइज में 2 पावरफुल डेविल फ्रूट मौजूद हैं, जिसमें से एक की मदद से हम लोग एक अजूर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। वहीं दूसरा है पॉप ऑफ फ्रूट, जिसकी पावर से हम लोग किसी भी आइलैंड में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। जिसके बाद इवांका बताता है कि अगर हम लोग इनमें से किसी एक भी डेविल फ्रूट को चुरा लेते हैं तो हम लोग इस आइलैंड से काफी आसानी से भाग के जा पाएंगे। और गिनी बताती है कि हाँ भाई हम लोग का ये प्लान काफी आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले उसने इन प्राइजेस की खबर बाहर लीक कर दी थी, जिसको क्लेम करने के लिए दुनिया के काफी
सभी स्ट्रॉन्ग पायरेट्स कुछ ही देर में यहाँ पे आते ही होंगे। लेकिन दोस्तों इन डेविल फ्रूट को चुराने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो इनको नेवी ऑफिसर्स को डिस्ट्रैक्ट करना होगा और ये काम करने के लिए यहाँ कूमा आगे आता है और बोलता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है, साथ ही साथ वो बाकी लोगों से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी है, तो वो यहाँ पे नेवी को डिस्ट्रैक्ट करने का काम काफी अच्छे से कर लेगा क्योंकि उसको यहाँ पे किसी को भी मरते हुए नहीं देखना है। दोस्तों ये बात सुन के इवांका काफी खुश हो जाता है और वो कूमा से बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, कुछ भी हो जाए मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा। तभी वहाँ अचानक से एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉक्स पायरेट्स की शिप यहाँ अपने एलाइज के साथ गॉड वैली में पहुंच चुकी है, जिनको देख के सभी नेवी ऑफिसर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था कि उनका सामना यहाँ पे रॉक्स पायरेट से होने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों हम रॉक्स की शिप में काफी सारे जाने पहचाने चेहरों को देखते हैं जिनमें से ऑलमोस्ट सभी को तुम लोग पहले से ही जानते होंगे और ये सभी यहाँ पे रॉक्स के साथ अपने अपने फायदे के लिए ही जुड़े थे और इस वक्त ये सभी यहाँ पे इस टूर्नामेंट के प्राइज में मौजूद डेविल फ्रूट्स को हासिल करने के लिए आए हैं। अब आइलैंड में रॉक्स पायरेट्स को देख के यहाँ पे मौजूद सभी सेलेस्टियल ड्रैगन की दोस्तों बहुत तेज फटने लगती है, जिसको देख के वो लोग सभी नेवी ऑफिसर्स पे अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। लेकिन तभी दोस्तों इनका गुस्सा और बढ़ाने के लिए यहाँ पे रॉजर्स पायरेट्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद फिगरलैंड गार्लिंग यहाँ पे सभी नेवी ऑफिसर्स को सेलेस्टियल ड्रैगन को गार्ड करने का ऑर्डर देता है और पायरेट से निपटने के लिए सभी गॉड्स नाइट्स के साथ चला जाता है। अब भाई यहाँ पे सभी नेवी ऑफिसर्स भाई थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि वो यहाँ पे रॉजर्स और रॉक्स पायरेट्स का सामना कैसे करें, लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मंकी डी गार्ब की, जो आते ही बोलता है रॉजर तू कहाँ छुपा है, जल्दी से सामने आ। अब इस भसड़ के बीच में दोस्तों हम देखते हैं कि इवांकव और कूमा जाके उन दोनों डेविल फ्रूट्स को चुरा लेते हैं। इवांकव यहाँ पे अपना डेविल फ्रूट खाने ही वाला था कि तभी वहाँ पे बिग मॉमी हमारी शार्लेट लिनलिन आ जाती है, जो कि इवांकव से उसका डेविल फ्रूट छीन लेती है और इसके पहले कि वो कूमा से भी उसका डेविल फ्रूट छीन पाती, इवांकव उसको खाने के लिए बोल देता है, जिसके बाद कूमा उस डेविल फ्रूट को खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए ही कूमा यहाँ पे सीधा जाके सैटर्न के पास पहुँचता है और सैटर्न उसको बोलता है कि सुन तू बुकानेर ट्राइब का हिस्सा है, इसलिए तेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो स्लेव बन या अभी के अभी मर जा। जिसके बाद कूमा सैटर्न से बोलता है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि कोई जन्म से ही स्लेव बनने के लिए पैदा हुआ है। मैं अपनी इस नई पावर से जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को यहाँ से बचा के लेके जाऊंगा, ठीक उसी तरीके से जैसे कि सन गॉड नीका करते हैं। और ये सुन के सैटर्न उसको बोलता है कि इसी कारण से तेरे लोगों को इस दुनिया से मार दिया गया। दोस्तों इस इवेंट ये कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कूमा ने यहाँ गॉड वैली से 500 से ज्यादा लोगों को सक्सेसफुली बचा के ले गया था और हम देखते हैं कि सॉर्बिट किंगडम में कूमा इवांकव और गिनी के साथ चर्च में प्रार्थना कर रहा है, जहाँ पे इवांकव एक न्यूज़पेपर में पढ़ती है कि गॉड वैली इंसिडेंट के बाद मंकी डी गार्ब को नेवी हीरो बना दिया गया है और क्योंकि मॉर्गन ने ही इस न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था तो उसने ज्यादातर इंसिडेंट को इसमें मेंशन नहीं किया और इसी वजह से गॉड वैली में उस दिन आखिर हुआ क्या, ये हमारे और पूरी दुनिया के लिए अभी तक एक मिस्ट्री है। दोस्तों कूमा यहाँ पे प्रार्थना करता है उन सभी के लिए जिनको वो गॉड वैली में बचा नहीं सका, लेकिन इवांका उसको बताती है कि कूमा ज्यादा टेंशन मत ले क्योंकि अब तेरे हाथ में जो लिबरेशन की पावर आई है उसकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे जिंदा मौजूद हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इवांका यहाँ से अपने एडवेंचर को पूरा करने के लिए निकल जाता है और कूमा और गिनी यहीं पे रुक जाती हैं। कूमा यहाँ बोलती है कि उसको यहाँ इस छोटी गिनी का देखभाल करना होगा, लेकिन गिनी बताती है कि वो कूमा से 4 साल बड़ी है। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे कूमा को मार रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि कूमा उनसे झूठ बोलता है कि वो सिर्फ 9 साल का है, लेकिन गिनी ये सब देख के उन बच्चों को जाके वहाँ पे मार देती है। जिसके बाद कूमा अपनी पावर से उन बच्चों का दर्द उनकी बॉडी से दूर कर देता है। दोस्तों दिन भर काम करने के बाद लकड़ी बेच के शाम को गिनी और कूमा खाना खा रहे होते हैं, जिसपे वो लोग बताते हैं कि वो सिर्फ 4 साल के ही थे जब उन दोनों को सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव्स बना दिया गया और क्योंकि इस वक्त वो जिंदगी में पहली बार पेट भर के खाना खा रहे थे तो ये सब देख के वो दोनों के यहाँ पे आंसू निकल आते हैं। दोस्तों गॉड वैली इंसिडेंट के 8 साल बाद हम लोग देखते हैं कि कूमा जो कि अब 17 साल का हो चुका है वो डेली चर्च में बूढ़े लोगों का दर्द अपनी डेविल फ्रूट की पावर से कम करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि गिनी यहाँ पे आती है और उन सभी बूढ़े इंसानों को चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने आखिर कूमा को समझ के क्या रखा है जो डेली मुंह उठा के सीधा उसके पास मुफ्त में अपना इलाज करवाने के लिए आ जाते हो। जिसपे वहीं पे मौजूद एक बूढ़ी लेडी गिनी को जवाब देती है कि अगर तू सुंदर नहीं होती ना तो मैं तेरा अभी मुंह बंद कर देती और
मैंने तो ये भी सुना है कि विलेज के सारे यंग लड़के तेरी सुंदरता के पीछे पड़े हुए हैं, बट क्योंकि तेरे पास कुमाची है तो तुम्हें उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद गिनी थोड़ा शर्मा जाती है, जिसके बाद वो इन सभी को यहाँ से तुरंत निकलने के लिए कहती है। निकलते वक्त ये लोग यहाँ कुमा को कुछ खाने के लिए देते हुए जाते हैं और बताते हैं कि किंग बिगोरी के राजा बनने के बाद उसने सभी के ऊपर हेवनली टैक्स लगा दिया, जो कि उसने सेलेस्टियल ड्रैगन के कहने पे किया था, जिनकी वो दिन रात चाटता रहता है। और उस टैक्स को देने के बाद इन सभी के पास इतना पैसा नहीं बचता कि वो अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाए। खैर दोस्तों, ये सभी लोग ये बात से अनजान होते हैं कि कुमा रात में इन सभी लोगों का दर्द खुद के ऊपर ले लेता है। और ये सब देख के गिनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि कुमा आखिर ये सब क्यों कर रहा है, जिसपे कुमा उसको बताता है कि अगर उसने उनका दर्द खुद पे नहीं लिया तो ये दर्द वापस से उन लोगों के अंदर चला जाएगा। साथ ही साथ वो खुश है कि वो आखिर किसी के कुछ तो काम आ रहा है। 5 साल बाद हम लोग देखते हैं कि सुबह नाश्ता करते हुए गिनी अचानक से कुमा को प्रपोज करती है और बोलती है कि चलो भाई हम लोग शादी कर लें, लेकिन कुमा उसको मना कर देता है क्योंकि वो अपने बुकानेर ब्लड के कारण से गिनी को भी अपनी माँ की जैसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। बट ये देख के गिनी थोड़ा सा उदास हो जाती है, इसलिए बात को घुमाने के लिए कुमा उसको न्यूज़पेपर में मंकी डी ड्रैगन को दिखाता है और उसको बताता है कि देखो ये कितना ब्रेव इंसान है जो कि सभी लोगों की मदद करता है, और मैं भी एक दिन समुद्र में निकल के इस आदमी की तरह ही दुनिया में सभी की मदद करना चाहता हूँ। फिर वहाँ पे कुछ लोग गिनी के लिए ताजा ताजा मछलियाँ लेके आते हैं, जिसको कुमा एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन गिनी जो कि कुमा से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, वो एक डब्बे को कुमा के सर पे काफी जोर से मार देती है। दोस्तों 3 साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सॉर्बेट किंगडम की रॉयल आर्मी यहाँ पे इस आइलैंड के सभी बूढ़े व्यक्तियों को एक नए कानून के तहत राजा का गुलाम बनाने के लिए पकड़ रहे होते हैं। और ये सब देख के कुमा को काफी गुस्सा आता है, तो वो वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए आता है, जहाँ पे वो अपने डेविल फ्रूट की पावर से उन रॉयल आर्मी के लोगों पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कुमा के अरेस्ट होने के कुछ टाइम बाद गिनी, जिसका अकेले में मन नहीं लग रहा था, तो वो भी कुछ रॉयल आर्मी के ऑफिसर्स को मार के कुमा के पास अरेस्ट होके आ जाती है। जिसके बाद बेगोरी यहाँ पे घोषणा करता है कि जो आइलैंड का नॉर्थ रीजन है वही असली सॉर्बेट किंगडम माना जाएगा, और जो साउथ रीजन है वहाँ पे आइलैंड के जितने भी बूढ़े लोग हैं जो हेवनली ट्रिब्यूट नहीं दे पाते थे, उन सभी को मरने के लिए भेज दिया जाएगा। ये सब चीजों को देख के कुमा को एहसास होता है कि सॉर्बेट किंगडम एक काफी बुरी और बर्बादी की राह में आगे बढ़ रहा है, जिसपे गिनी उसको बताती है कि बेगोरी तो भाई दरअसल सेलेस्टियल ड्रैगन की ही चाटता है, इसलिए अगर हम लोग उस पे हमला करेंगे तो इसका मतलब है वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान करना। दोस्तों हम देखते हैं कि ये अचानक से सॉर्बेट किंगडम में फ्रीडम फाइटर्स ने हमला कर दिया है और उन्होंने बेगोरी को अपना नया कानून वापस लेने पे मजबूर कर दिया है। जिसके बाद यहाँ पे फ्रीडम फाइटर के लीडर मंकी डी ड्रैगन और इवांका, कुमा और बाकी सभी को वहाँ जेल से रेस्क्यू कर लेते हैं, और इवांका को देख के कुमा और गिनी काफी खुश हो जाते हैं। आगे चल के ये लोग भी फ्रीडम फाइटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और यहीं से रेवोल्यूशनरी आर्मी का जन्म होता है। अब भाई स्टार्टिंग में तो इन लोगों के पास काफी सारा फंड्स की कमी हुआ करती थी, तो ये लोग दुनिया भर में जा जाके सभी लोगों की रक्षा करते थे और फिर उनको अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते थे, जहाँ पे ड्रैगन इन सभी को वेपन चलाना भी सिखाता था। जिसपे कुमा एक दिन उनसे पूछता है कि ड्रैगन आपने इन वेपन्स को चलाना आखिर कहाँ से सीखा? तो ड्रैगन उसको बताता है कि मैं कुछ टाइम पहले मरीन्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मुझे उनके जस्टिस करने के तरीके में कोई भी जस्टिस नहीं दिखी, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। और इस वक्त रेवोल्यूशनरी आर्मी वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लोगों को बचाते हैं। दोस्तों 8 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कुमा यहाँ पे वापस से सॉर्बेट किंगडम में उन बूढ़े लोगों से मिलने के लिए आया है। दोस्तों हम गिनी को भी देखते हैं जो अब रेवोल्यूशनरी आर्मी की ईस्टर्न फोर्स की कमांडर बन चुकी है और इस वक्त किसी मिशन के लिए वो एक आइलैंड में आई हुई है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि कल वो वापस से कुमा से मिलने वाली है। और इसी बात को वो अपने साथियों से डिस्कस कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी आके पीछे से खड़ा हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे क्या हुआ वो तो हमको पता नहीं चलता और सीधा हम लोग चलते हैं रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस में, जहाँ पे न्यूज़पेपर में ड्रैगन पढ़ता है कि गिनी को किडनैप कर लिया गया है। दोस्तों गिनी के किडनैप होने के 2 सालों बाद हम लोग देखते हैं कि गोवा किंगडम में रेवोल्यूशनरी आर्मी यहाँ टूमी की आर्म फोर्सेस से वहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में कुमा का काफी बड़ा रोल होता है, जो वहाँ पे अकेला ही जाके वहाँ पे सभी लोगों की मदद करता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी नोटिस करते हैं कि इन 2 सालों में कुमा पहले से ज्यादा रेकलेस और ताकतवर हो चुका है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि गिनी पे वर्ल्ड गवर्नमेंट
की नजर काफी सालों से थी और इस वक्त उन्होंने गिनी को किडनैप करके जबरदस्ती एक सेलेस्टियल ड्रैगन की वाइफ बना के रखा हुआ है। दोस्तों कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि गिनी एक छोटी सी नाव में एक बच्ची को लेके अपने साथ कहीं जा रही है और हम देखते हैं कि उसकी स्किन में किसी प्रकार का एक डिजीज हो चुका है। ऐसे ही एक दिन गिनी अचानक से रेवोल्यूशनरी आर्मी को कांटेक्ट करती है और जैसे ही गिनी का कॉल आता है इवांका इसकी जानकारी कुमा को देती है, जिसके बाद गिनी सभी को बताती है कि क्योंकि वो बीमार हो चुकी है तो इसी वजह से उसको फ्री कर दिया गया है। जिसके बाद कुमा उससे पूछता है कि गिनी तुम इस वक्त कहाँ पर हो, लेकिन गिनी उसको ढूंढने से मना कर देती है क्योंकि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा और वो जल्द ही मरने वाली है। गिनी यहाँ पे इवांका और ड्रैगन से बोलती है कि प्लीज कुमा का हमेशा ख्याल रखना क्योंकि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। कुमा यहाँ समझ जाता है कि गिनी कहाँ हो सकती है, इसलिए वो तुरंत सोरबेट किंगडम में टेलीपोर्ट होता है और चर्च के अंदर जाता है। लेकिन दोस्तों जब तक वो पहुंचता है गिनी यहाँ पे मर चुकी होती है और वहाँ पे उसकी लाश के साथ में उसकी बेटी भी होती है। कुछ देर बाद वहाँ पे आइलैंड के बूढ़े लोग आते हैं और वो कुमा से बताते हैं कि गिनी अपनी बच्ची को एक सुरक्षित जीवन देने के लिए इतनी तेज सनलाइट में अपनी बेटी को लेके चर्च में आ गई थी और उसी सनलाइट के कांटेक्ट में आके उसकी स्किन पूरी तरह से ब्लू क्रिस्टल में जम गई और उसकी मौत हो गई। दोस्तों कुमा यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो गिनी की बेटी बोन्नी को अपनी बेटी की ही तरह पाल पोस कर बड़ा करेगा और इस चीज में शहर के सारे बूढ़े लोग कुमा की बोनी को पालने में मदद करते हैं। जिसमें एक दिन जब बोनी कुमा को डैडी बोल के पुकारती है तो कुमा के आंसू आ जाते हैं। कुमा ये भी नोटिस करता है कि बोनी को अपनी माँ से हंगर विरासत में मिली है, इसलिए वो भी अपनी माँ की तरह ही दबा के खाती है। अब बोनी का ख्याल रखते हुए कुमा साइड में रेवोल्यूशनरी आर्मी के मिशन में भी जाता था और सब कुछ दोस्तों बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन कुमा यहाँ पे नोटिस करता है कि बोनी के बॉडी में भी ब्लू क्रिस्टल आने लगे हैं, जिस वजह से उसकी माँ की मौत हुई थी। जिसके बाद वो चर्च की सारी विंडो को क्लोज कर देता है और किंगडम के सारे डॉक्टर से बोनी को देखने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे मौजूद सभी डॉक्टर्स इस बीमारी का पता लगाने में असफल होते हैं। दोस्तों बोनी का ख्याल रखने के लिए कुमा यहाँ रेवोल्यूशनरी आर्मी से रिजाइन कर देता है और इस चीज का सम्मान यहाँ पे ड्रैगन करता है और वो कुमा से बोलता है कि हम लोग पूरी दुनिया में जाएंगे और इस चीज का पता लगाएंगे कि क्या इस डिजीज का कोई क्योर है या नहीं। वहीं दोस्तों बोनी की इस बीमारी को लेके वहाँ पे मौजूद कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन बोनी उन सभी को सबक सिखा दिया करती थी। जिसके बाद कुमा बोनी को समझाता है कि बेटा तुम ज्यादा चिंता मत किया करो, ये जो क्रिस्टल तुम्हारी बॉडी में है ये ज्वेलरी की तरह है जिससे तुम्हारी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सुन के बोनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो कुमा को बताती है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो उसके साथ सारी दुनिया में घूमने के लिए जाएगी, जैसे कि लेजेंडरी स्काई आइलैंड। दोस्तों कुछ दिनों बाद एक डॉक्टर बोनी के इस बीमारी का पता लगा लेता है और वो कुमा से बताता है कि बोनी को एक काफी रेयर और खतरनाक डिजीज सफायर स्केल हुआ है, जिसके कारण सनलाइट को ब्लॉक करने के बावजूद बोनी सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जीवित रह सकती है। दोस्तों इस बात को बोनी भी सुन लेती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जब वो 10 साल की होगी तो उसकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद वो खुशी खुशी कुमा के पास आके बोलती है कि जब मैं 10 साल की हो जाऊंगी उसके बाद हम लोग दुनिया में सारी अच्छी अच्छी जगह घूमने जाएंगे। और इस बात को सुन के कुमा रोते हुए बोनी को हाँ कर देता है, क्योंकि वो बोनी को सच्चाई बता के उसको उदास नहीं करना चाहता था। दोस्तों 1 साल बीत जाते हैं और फिर वापस से एंट्री होती है हमारी स्टोरी में किंग बेगोरी की, और जो काम वो 10 साल पहले नहीं कर पाया था वो इस बार वापस से करना स्टार्ट करता है और वो इस किंगडम की सारी गंदगी को, जो भी इस किंगडम की डेवलपमेंट और ग्रोथ को स्लो कर रहे हैं, उनको मिटाने के लिए बोल देता है। और ये सब देख के कुमा को काफी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद कुमा जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में था वो सीधा बेगोरी के पैलेस में जाता है और अपने डेविल फ्रूट की पावर से उसके पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो बेगोरी को किंग की पोजीशन से डीथ्रोन कर देता है और वहां के सभी लोग कुमा को आइलैंड का न्यू किंग घोषित कर देते हैं। लेकिन कुमा फैसला करता है कि वो सिर्फ यहाँ एक नाम का ही राजा बना रहेगा और वो बुलडॉग जो कि बेगोरी के पहले सोरबेट किंगडम के किंग हुआ करते थे उनको यहाँ पे असली राजा बना देता है। दोस्तों जल्द ही ये बात सैटर्न तक पहुंच जाती है कि सोरबेट किंगडम में एक न्यू किंग का रूल चालू हो चुका है और हम लोग देखते हैं कि चर्च के अंदर सभी लोग इकट्ठे हैं और यहाँ पे एक यंग लड़की वहीं आसपास दौड़ रही है जो कि गिनी की तरह थोड़ी थोड़ी दिखती है। हमको पता चलता है कि ये लड़की दोस्तों बोनी है जिसने अनजाने में एज फ्रूट खा लिया है, जिस वजह से अब वो अपनी बॉडी को डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। कुछ देर बाद यहाँ पे बुलडॉग
और क्वीन कोनी यहाँ विजिट करती हैं। लेकिन दोस्तों क्वीन कोनी को देख के यहाँ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये दरअसल बोनी है जो कि एक बूढ़ी लेडी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कुछ देर बाद यहाँ पे सॉर्बेट किंगडम के फॉर्मर किंग बुलडॉग आते हैं जो कि इस वक्त पूमा को इस राज्य को चलाने में मदद कर रहे हैं और वो यहाँ पे सभी को बताते हैं कि न्यूज़पेपर में ऐसा लिखा होता है कि कुमा ने बैगोरी को हरा के जबरदस्ती सॉर्बेट किंगडम में कब्जा कर लिया है और ये सब दोस्तों बैगोरी की ही एक चाल होती है जो कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलके कर रहा था और वो कुछ ही समय में वापस से सॉर्बेट किंगडम में अपना बदला लेने के लिए आता ही होगा, वो भी काफी सारी नेवी की शिप्स के साथ। ये सब सुनने के बाद कुमा डिसाइड करता है कि वो जाके बैगोरी और नेवी के लोगों को सॉर्बेट किंगडम को तबाह करने से रोकेगा, बट इसके बाद वो एक क्रिमिनल बन जाएगा जिस वजह से उसको सॉर्बेट किंगडम छोड़ना होगा। इसलिए वो बोनी का ख्याल रखने के लिए उसको बुलडॉग और कोनी के हवाले करके यहाँ से जाने का फैसला करता है। दोस्तों समुद्र के बीच में कुमा पहुँचता है और यहाँ पे उसका सामना बैगोरी और उसके साथ काफी बड़ी नेवी की फ्लीट से होता है जिनको कुमा अपने एक ही वार से वहाँ पे उड़ा देता है। जिसके बाद कुमा को वर्ल्ड गवर्नमेंट एक क्रिमिनल घोषित कर देती है और उसके ऊपर एक बाउंटी भी रख दी जाती है। दोस्तों हम देखते हैं कि कुमा दुनिया के हर एक कोने में जाके बोनी की सफायर स्किल के इलाज का पता लगाता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिलती है। ऐसे ही एक दिन समुद्र में घूमते हुए कुमा की मुलाकात वापस से रेवोल्यूशनरी आर्मी से होती है और अपने पुराने दोस्तों से वापस से मिलने के बाद ड्रैगन कुमा को उसके रेवोल्यूशनरी आर्मी को छोड़ने के बाद हुए सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। यहीं पे बेलोपेटी कुमा से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो रेवोल्यूशनरी आर्मी की ईस्टर्न फोर्स की कमांडर बन सकती है, क्योंकि दोस्तों गिनी की मौत के बाद यह पोस्ट काफी सालों से खाली पड़ी हुई थी। खैर दोस्तों कुमा उसको इस पोस्ट का कमांडर बनने की इजाजत दे देता है, जिसके बाद ड्रैगन कुमा को डॉक्टर वेगापंक के बारे में बताता है और उसको ये भी बताता है कि उसे बोनी के इलाज के लिए डॉक्टर वेगापंक के पास जाके बात करनी चाहिए क्योंकि वो एक काफी फेमस साइंटिस्ट है। जिसके बाद कुमा यहाँ पे ड्रैगन का शुक्रिया करता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। जाते हुए कुमा ड्रैगन को ये प्रॉमिस करके जाता है कि बोनी की तबीयत सही होने के बाद वो वापस से रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लेगा। जिसके बाद कुमा वापस से सॉर्बेट किंगडम आता है और यहाँ पे बोनी काफी ज्यादा धमा चौकड़ी मचा रही थी और वो कुमा से बताती है कि पापा मैं डेली ट्रेनिंग करके अपना स्टेमिना बढ़ा रही हूँ ताकि मैं आराम से आपके साथ एडवेंचर्स पे जा सकूं। जिसके बाद कुमा बोनी को एक बक्से में भर के नेवी के साइंस डिवीजन लैब 8 जो कि फ्यूचर में एग हेड आइलैंड होने वाला है वहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात डॉक्टर वेगापंक से होती है। दोस्तों कुमा के इतने भयानक बड़े शरीर को देख के वेगापंक शॉक में आ जाता है और वो उससे बोलता है कि प्लीज मुझे अपनी बॉडी को एग्जामिन करने दो। तभी वहाँ पे बोनी बाहर आती है और वो वेगापंक के बड़े से सर को देख के शॉक में आ जाती है। जिसके बाद वेगापंक यहाँ बोनी को एग्जामिन करता है और बताता है कि तुमने बोनी को सनलाइट से प्रिवेंट करके इस डिजीज को बढ़ने से काफी ज्यादा रोका है। जिसके बाद वेगापंक बोलता है कि टेंशन मत लो, इस चीज का इलाज संभव है। जिसको सुन के बोनी और कुमा दोनों ही खुश हो जाते हैं और वेगापंक बताता है कि मैं इस चीज का इलाज करने में एक ऐसी मेडिकल टेक का यूज करूंगा जो अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुआ है। वहीं पे कुमा को एग्जामिन करते हुए वेगापंक को पता चलता है कि भाई कुमा तो दरअसल बुकानेर ब्लड का हिस्सा है जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट काफी ज्यादा हेट करती है। जिसके बाद वेगापंक कुमा के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि भाई देख बोनी के इलाज में काफी खर्चा आएगा लेकिन मैं वो पूरा इलाज बिल्कुल फ्री में कर दूंगा, बदले में मुझे तेरे ब्लड का यूज करके तेरे क्लोन बनाने की तू परमिशन दे दे। जिसपे कुमा से सवाल करता है कि मैं परमिशन तो दे दूंगा लेकिन तुम मेरे ब्लड का यूज करके किस तरीके के क्लोन बनाना चाहते हो। फिर उसको वेगापंक समझाता है कि तुम्हारे क्लोन का यूज नेवी अपने मिशन में करेगी जिससे वो काफी सारे लोगों को दुनिया भर में बचाएगी। और इस बात को सुन के कुमा राजी हो जाता है, लेकिन वेगापंक बताता है कि अगर इस चीज का पता ड्रैगन को चला तो वो काफी गुस्सा होगा। लेकिन कुमा उसको बताता है कि बोनी की जान बचाने के लिए वो तो किसी शैतान के साथ भी हाथ मिला लेगा। जिसके बाद वेगापंक कुमा की काफी तारीफ करता है, लेकिन कुमा उसको बोलता है कि वो सिर्फ एक पैसिफिस्ट है जो कि दुनिया में शांति चाहता है। इस बात को सुन के वेगापंक काफी इम्प्रेस होता है और वो फैसला करता है कि कुमा के सभी क्लोन्स का नाम वो पैसिफिस्टा रखेगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है। और दोस्तों वादा करता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा मैं अब वीकली हर न्यू एपिसोड को कवर कर दिया करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों तुम लोग के जो भी क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स हैं जिन पे तुम लोग वीडियो देखना चाहते हो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता दिया करो, तो मैं उन पे वीडियो लेके आ जाया करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।